नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों टेस्ट साथी में आप सभी का स्वागत है। मैं किशोर कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं दिल्ली सल्तनत को लेकर। हमने पिछले सेशन में आप सभी को बताया था कि दिल्ली सल्तनत एक लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको दो भागों में बांट कर देखा था। हमने पहले भाग को पिछले सेशन में देख लिया था। पहले भाग में हमने उसके जो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश थे उसके संस्थापक से लेकर के हमने लोधी वंश तक को देखा था, और देखा था कि इब्राहिम लोधी के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। हमारा जो आज का सेशन है उसके बाद आगे की क्रम हम बताएंगे। हम आज के सेशन में बताएंगे आपको कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। हम प्रशासन में जो तीनों स्तर हैं, केंद्र स्तर, उसके जो प्रमुख मंत्री परिषद हैं, उसके जो और प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनके नाम की जो शब्दावली है हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, सल्तनत काल की राज्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद हम स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था भी देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जो है सल्तनत काल की विशेषता वो है सैन्य प्रशासन उसकी, तो सैन्य प्रशासन भी देखेंगे हम। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था की ओर। हम देखेंगे कि उस काल की कृषि व्यवस्था कैसी थी, उस काल के उद्योग व्यापार व्यवसाय कैसे चल रहे थे, उनका विदेश व्यापार होता था या नहीं होता था, उनकी आंतरिक व्यापार कैसे किस प्रकार का था, उस काल की शिल्प कला कौन कौन सी थी, उस समय में देश के और जो कारीगरी व्यवस्था थी वो किस प्रकार की हालात में थी। उसके हम लोग दिल्ली सल्तनत की जो सामाजिक व्यवस्था है हम उसको भी देखेंगे, और सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है इसका कि कला और जो उसकी संस्कृति के क्षेत्र में जो योगदान है हम लोग उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 में और देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी ओर। सबसे पहले जो है हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, और बारी बारी से हम केंद्र प्रांत और उसके बाद स्थानीय स्तर पर जाएंगे। उसके बाद इसकी सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे ये पहले के राजा महाराजा की तरह एक चीज में अलग होते थे। पहले के जो राजा थे, जैसे कि आपने गुप्त काल में देखा या मौर्य काल में देखा, ये सभी लोग सीधे भगवान के प्रतिनिधि मानते थे। जैसे कि अशोक ने खुद को देवानाम प्रियदर्शी कहा था। उसके बाद विक्रमादित्य महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी लोगों ने, दूसरे गुप्त काल के शासकों ने। इस काल की एक विशेषता ये है कि ये भगवान के स्थान पर ये खुद को खलीफा का प्रतिनिधि मानते हैं, और खलीफा का प्रतिनिधि मानकर अपने आप को सुल्तान मानकर क्या करते हैं, शासन करते हैं दिल्ली पर। तो ये एक चीज में अलग है, और ये चीजें खिलजी वंश के शासकों ने ऐसा प्रतिनिधि नहीं माना था। ये खुद को सुल्तान मानना था, और इन्होंने अपने अलग राजत्व का सिद्धांत अपनाया था। तो आप खिलजी वंश को छोड़ दें तो दिल्ली के सभी सुल्तानों ने स्वयं को क्या किया था, खलीफा का प्रतिनिधि माना था। सुल्तान ही मुख्य प्रशासक होता था, ये सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, सर्वोच्च नीति नियामक होता था, और ये सर्वोच्च सेनापति भी होता था। उसके बाद हम लोग बातचीत करें तो किस सुल्तान ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण कर थी, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो हम महमूद गजनवी का नाम सबसे पहले आता है। सबसे पहले इन्हीं ने ही सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सबसे पहले इन्होंने ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान के बाद जो मुख्य शक्ति है सुल्तान पर, उसका जो अमीर वर्ग का था उस पर शक्ति पर नियंत्रण रखता था सुल्तान की शक्ति पर। तो दूसरा प्रमुख वर्ग कह सकते हैं कि अमीर वर्ग था सुल्तान के बाद जो महत्वपूर्ण पद रखता था ये। इस अमीर वर्ग में दो गुट के थे, एक तो तुर्की थे और दूसरा गैर तुर्क था। गैर तुर्क में बहुत सारे हिंदू मुसलमान भी थे, ईरानी तुर्की भी थे। तो इस तरह से यही है, आपने देखा था कि अमीरों का जो समूह था चहलगामी, इल्तुतमिश ने इसे बनाया था, और जिसे बाद में जब सत्ता में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगा था, किंग मेकर की भूमिका निभाने लगा था, तो बलबन ने इसे नष्ट कर दिया था। तो ये शक्ति पर, सुल्तान की जो शक्ति है उस पर नियंत्रण रखता था बहुत अधिक। इसकी जो प्रांतीय प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था सुल्तानों की, इन्हें क्या किया था, दिल्ली सल्तनत में जो साम्राज्य था इसको एकता में विभाजित किया था। एकता अभी आधुनिक प्रांतों के समान है, और एकता को ही सूबा भी कहा जाता था उस समय। एकता के नीचे सिख होता था, सिख के नीचे परगना होता था, और परगना के नीचे ग्राम होता था। ग्राम सबसे नीचे की प्रशासनिक जो थी संस्था थी। ये सिख जो है इसकी स्थापना बलबन के काल में की गई थी। ये राज्य और जिले के बीच का स्थान है। दूसरा, परगना और गांव के बीच जो है एक तीसरा भी होता था जिसे शादी कहा जाता था। गांव
परगना और गांव के बीच 100 गांवों का समूह होता था। आप इसे आधुनिक प्रखंड के समान कह सकते हैं, प्रखंड के समान कह सकते हैं। तो ये इसकी व्यवस्था जो है इसे शादी कहा जाता था, लेकिन ये पूरे सल्तनत काल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रही थी। साम्राज्य का जो प्रमुख होता था ये तो सुल्तान कहलाता था, ये आप जानते हैं। इक्ता का जो होता था प्रमुख, इसे इत्तेदार अथवा सूबेदार भी कहा जाता था, सूबेदार भी कहा जाता था। सिख का प्रमुख होता था सिखदार कहलाता था। परगने का जो प्रमुख होता था वो आमिल कहलाता था, और ग्राम के मुकद्दम अथवा चौधरी कहलाते थे। इसके एक और जो थे यहाँ पर एक खुद भी था, ये इसके प्रमुख नहीं थे बल्कि यहाँ के ग्राम स्तर के अधिकारी होते थे। तो खुद, मुकद्दम और चौधरी ये ग्रामीण प्रशासन से संबंधित था, और निचले स्तर की जो स्थानीय स्वशासन है सल्तनत काल की, यहाँ का प्रतिनिधि हुआ करता था। इस काल की जो प्रमुख विभाग है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं कि ये विभाग किस, ये शब्द किस विभाग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जैसे एक मजलिस, एक खलवत नामक शब्द जो है इस काल की केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए प्रयुक्त होता था। सल्तनत काल में दीवान ए वजारत जो है ये वजीर का कार्यालय को कहा जाता था। इसे वित्त विभाग भी कहा जाता था, इसे वित्त मंत्रालय जिसे वर्तमान में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये उस समय का हुआ करता था। इसमें दो अधिकारी, इसमें के जो अधिकारी होते थे मुस्तौफी, ये महालेखा परीक्षक होते थे, वर्तमान CAG के समान है। एक खजीन होता था, ये खजांची के होता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट के समान। ये मजमूदार, ये हिसाब किताब रखता था लेन देन का। ये वित्त विभाग के ये कर्मचारी थे, मुस्तौफी, खजीन, मजमूदार। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दीवाने वकूफ नामक विभाग, और अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी। ये दोनों विभाग भी वित्त विभाग से ही संबंधित है, ये वित्त विभाग से संबंधित है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस शब्द को याद रखिएगा कि किस डिपार्टमेंट से संबंधित है। इसके अलावा और भी हैं, विभाग हैं इसके, जैसे कि दीवान ए अमीर ए कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित है, और इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि इस विभाग की स्थापना किसने कराई थी। इससे पहले आप यहाँ पे दीवान वकूफ को देख सकते हैं, और दीवान मुस्तखराज भी आप देख सकते हैं। इन दोनों विभाग की स्थापना एक ने जलालुद्दीन खिलजी ने, दूसरे ने अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। आरिज ए मुबालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था, सैन्य विभाग का प्रधान या वर्तमान सेनापति भी कह सकते हैं, सेनापति। इसके ऊपर सीधे सुल्तान होता था। इंशा ए मुबालिक, ये पत्राचार विभाग का प्रधान होता था सल्तनत काल में। रसालत ए मुबालिक, ये विदेश विभाग का प्रधान होता था। और मुस्तौफी ए मुबालिक, ये राज्य की आय व्यय की जांच करता था, एक खजांची के समान भुगता था। आपने मुस्तौफी यहाँ भी देखा है, यही महालेखा परीक्षक होता था, राज्य की व्यय की जांच करता था। ये वर्तमान CAG के समान है। अगला जो है मुशरिफ ए मुवालिक, ये राज्य की आय की जांच करता था। इससे पहले आपने देखा था कि मुस्तौफी जो था ये राज्य की व्यय की जांच करता था, और ये राज्य की इनकम की जांच करता था। तो ये एक दो तरह की है, एक तो मुस्तौफी हो गई और ये एक मुशरिफ हो गई। आप इसे याद रखिएगा कि एक आय की जांच करता था, दूसरा व्यय की जांच करता था। बरीद ए मुवालिक, ये बरीद का मतलब उस समय के गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद का गठन किया था। इसके जो प्रमुख होते थे इस डिपार्टमेंट के, इसे गुप्तचर विभाग का प्रधान कहा जाता था, इसे बरीद ए मुवालिक कहा जाता था। काजी उल कुजात, काजी ये न्याय विभाग का प्रधान होता था, काजी उल कुजात कहा जाता था इसे पूरा। सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। धार्मिक विभाग का प्रधान को क्या कहते थे उस समय सल्तनत काल में, सद्र उस सुदूर। दीवान एक खैरात, ये निःशुल्क कार्य करने वाला विभाग था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने गठित किया था अपने दासों की देखभाल के लिए, और ये केवल जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए गठित की गई थी। इसमें सभी वर्गों के लिए सुविधा नहीं दी जाती थी, केवल मुस्लिम महिला के लिए दिया जाता था। सर ए जहादर, ये शाही अंगरक्षक को कहा जाता था। अमीर ए हाजिब, इस समय शाही गृहस्थ यानी राज दरबार का जो है देखभाल करता था, इसे अमीर ए हाजिब कहा जाता था। हमने प्रशासनिक व्यवस्था देखा, प्रशासनिक व्यवस्था के बाद जो आता है उसका महत्वपूर्ण प्रशासन ये सैन्य प्रशासन है। पूरा जो सैन्य विभाग है इसे दीवान ए आरिज कहा जाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग को दीवान ए आरिज कहा जाता था, और इस काल की जो सेना थी इसे दो भागों में बांटा जाता था। केंद्र की अपनी सेना हुआ करती थी,
जिसे हस्म ए कल्ब अथवा हस्म ए सुल्तानी कहा जाता था केंद्रीय सेना को, और दूसरा था प्रांतीय सेना, इसे हस्म ए अतरफ, प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरफ कहा जाता था। केंद्रीय जो सल्तनत काल की सेना है इसे दो भागों में बांटा गया है, अब देख लीजिए, केंद्रीय सेना और प्रांतीय सेना। केंद्रीय सेना को हस्म ए कल्ब अथवा हस्म ए सुल्तानी और प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरफ कहा जाता था। सल्तनत काल में जो घुड़सवार सेना थी उन्हें सवार ए कल्ब कहा जाता था, सवार ए कल्ब कहा जाता था, और इसका जो प्रमुख होता था उसे आरिज ए मुबालिक कहा जाता था। सेना की जो सबसे छोटी टुकड़ी होती थी उसे सर ए खेल कहा जाता था। इस सर ए खेल के नीचे जो है 10 घुड़सवार सैनिक होते थे। 10 घुड़सवार सैनिक जो है, घुड़सवार सैनिक को मिला करके क्या होता था, सर ए खेल बनता था, और इसके ऊपर जो है ये सिपह सालार होते थे, सिपह सालार का पद। सर ए खेल के ऊपर सिपह सालार का पद होता था, और इसके ऊपर जो है अमीर का पद होता था। 10 जो है सिपह सालार मिला करके एक अमीर बनता था, और अमीर से ऊपर जो है, अमीर से ऊपर मलिक, और मलिक से ऊपर जो है खान होता था। ये 10 मलिक को मिला करके एक खान का पद बनता था, और खान से ऊपर का पद जो होता था सुल्तान स्वयं होता था यहाँ पर। ठीक है, तो आप नीचे से देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसे क्रम संख्या में नीचे से ऊपर तक सजाने के लिए बोल सकता है। तो सबसे नीचे आप सर ए खेल, उसके ऊपर सिपह सालार, उसके ऊपर अमीर, अमीर के ऊपर मलिक, और मलिक के ऊपर खान, और सबसे ऊपर सुल्तान स्वयं रहता था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सल्तनत काल की जो सेना है, सैन्य प्रणाली, ये एक दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। पूछा जा सकता है आपसे, सल्तनत काल की जो सैन्य प्रणाली है किस पर गठित थी, तो दशमलव प्रणाली पर गठित थी। ये एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ का, सल्तनत कालीन जो राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था, इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। खराज क्या है, तो खराज एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जो उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। खुम्स, ये युद्ध में लूटे गए माल होते थे। उस्र, ये मुस्लिमों पर लगाने जाने वाला भूमि कर था। ये खराज जो है गैर मुसलमानों से यानी हिंदू से लिया जाता था, और उस्र जो है ये मुसलमानों से लिया जाता था। इसकी दर 1/3 थी, आप देख सकते हैं, ये 33% लिया जाता था, और ये 1/10 हुआ करता था, यानी 10% लिया जाता था उस्र। जकात, ये एक धार्मिक कर था जो 2.5% यानी 1/40वें भाग के बराबर था जकात। जजिया, ये गैर मुस्लिम यानी ब्राह्मण या हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था। हक ए सर्ब, ये एक सिंचाई कर था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, जिसे उपज का 1/10वां भाग लिया जाता था। सिंचाई कर सभी से नहीं लिया जाता था, केवल उन्हीं किसानों से लिया जाता था जिन्होंने सिंचाई सुविधा का उपयोग किया है। इन दोनों के अलावा एक चरी कर और घड़ी कर भी हुआ करता था। इस सब के अलावा दुधारू पशुओं पर भी लिया जाता था कर, दुधारू पशुओं पर भी कर लिया जाता था। तो ये सभी सल्तनत कालीन कर है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस काल की जो भू राजस्व व्यवस्था है इसके बारे में पूछा जाता है बहुत बार। सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था, दिल्ली सल्तनत के अधीन राजस्व विभाग में भूमि सुधार किया गया था। इस काल की भूमि को 3 प्रकार की जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली जो प्रकार थी उसकी इक्ता भूमि, दूसरी में खालसा भूमि, और तीसरी में इनाम भूमि था। इक्ता भूमि वो थी जो अधिकारियों को उनकी सेवाओं के भुगतान के बदले इन्हें आवंटित किया जाता था। इसे आप एक जागीर के रूप में देख सकते हैं। आपने सातवाहन काल में देखा था, गुप्त काल में भी देखा था कि नगद वेतन नहीं दिया जाता था। नगद वेतन के बदले जो उनके अधिकारी होते थे, सैन्य अधिकारी, नीचे से ऊपर तक के जितने भी अधिकारी होते थे, उन्हें भूमि एक जागीर के रूप में दी जाती थी। यही यहाँ पर इक्ता भूमि कहलाती है, जागीर। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसने नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। तो इसके काल में आकर के ये भूमि जो है इक्ता भूमि देना बंद हो गया था। खालसा भूमि वो होती है जो सीधे केंद्रीय नियंत्रण में रहता है, सुल्तान के नियंत्रण में, और सुल्तान अपना कर्मचारी नियुक्त करके जो है इस पर खेती करवाता था, और यहाँ से जो राजस्व वसूल होता था तो ऑब्वियस है कि वो सीधे शाही परिवार में जाएगा, उसके भरण पोषण में। ये केंद्र की अपनी जो है संपत्ति हुआ करती थी खालसा भूमि।
इनाम भूमि वो होती हैं जो धार्मिक संस्थाओं अथवा उस समय के जो उलेमा सब होते थे, नेता सब, धार्मिक नेता, मौलवी मुल्ला सब, उनको दिया जाता था। तो भूमि 3 प्रकार की थी, इक्ता भूमि, खालसा भूमि और इनाम भूमि। इसके अलावा इस काल में शहरों और कस्बों का भी विकास हुआ था, शहरीकरण काफी तेजी से विकास हुआ था। आपने देखा था कि वो जो फिरोज शाह तुगलक था, उन्होंने कम से कम 300 नए नए नगर बसाए थे। इस प्रकार की जो है लगभग सभी सुल्तानों के काल में नए नए शहर बसाए गए थे। इस काल के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, आप मुल्तान देख सकते हैं जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। लाहौर, अनिलवाड़ा, कैम्बे, भड़ौच, लखनऊती, कड़ा, जौनपुर, दौलताबाद और दिल्ली, इतने इस समय के जो मेन शहर थे, ये व्यापारिक दृष्टि से उस व्यापारिक केंद्र थे उस समय के। सल्तनत काल में जो निर्यात की जाने वाली वस्तु थी, ये फारस की खाड़ी के देशों में और पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में यहाँ से निर्यात किया जाता था। जो जिस वस्तुओं का निर्यात किया जाता था वो इन देशों में सल्तनत काल के जो है विदेशी व्यापार इन देशों के साथ था। फारस की खाड़ी, जिसे मध्य एशिया कहता है, इसमें पश्चिम एशिया में, और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये इंडोनेशिया के इधर का इलाका है। विदेश व्यापार, इस पर खुरासानियों यानी कि अफगानी मुसलमानों का इस पर अधिकार था। विदेश व्यापार पर ये जो वस्तु का निर्यात करता था, यानी कि फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया पर जो व्यापार होता था, इस विदेश व्यापार पर ये खुरासानी यानी कि अफगानिस्तान के जो मुसलमान होते थे, इनका नियंत्रण था, और मुल्तानी, इसमें ज़्यादातर हिंदू थे। यही दोनों व्यापारी जो हैं इस विदेश व्यापार में भूमिका निभाते थे। और अंतर्देशीय व्यापार में गुजरात के मारवाड़ी जो हैं और मुस्लिम बोहरा व्यापारी जो हैं, ये इसका नियंत्रण था। शाही सड़कों की विशेष रूप से अच्छी स्थिति में रखा जाता था। पेशावर से सोनारगांव तक शाही सड़क तो था ही। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद तक एक और दूसरी सड़क बनवाई थी। ये पेशावर से सोनारगांव तक वाली सड़क आप इससे पहले देख चुके हैं, इससे पहले ही मौर्य काल से ही ये स्थित था। ये सोनारगांव बंगाल में स्थित है। बाद में इसी का नाम जो है जीटी रोड पड़ता है, जीटी रोड। ये अकबर के काल में जाके इसका नामकरण किया जाता है। तो ये हो गया पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूसरी दक्षिण की ओर जाने वाली जो है दौलताबाद जाने वाली सड़क की भी बनवाई थी। सड़क की रखरखाव भी किया जाता था। इसके लिए राजमार्गों पर सराय अथवा विश्राम गृह का भी निर्माण करवाया जाता था। दिल्ली सल्तनत के अधीन सबसे जो अधिक है, ये रेशम और सूती वस्त्र का जो उद्योग है अधिक फला फूला था। इस काल की एक यूनिक विशेषता थी, 14वीं 15वीं शताब्दी में कागज का जो है निर्माण तकनीक ज्ञात हो चुका था। अब इसका ये भी एक व्यापार के जो है एक वस्तु बन गया था, व्यापारिक वस्तु, 14वीं 15वीं शताब्दी में। तो ये कागज निर्माण कला आप मध्यकाल के देन कह सकते हैं, सल्तनत काल में ही एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ था। इन उद्योग धंधों के अलावा कालीन बुनाई आप ये प्राचीन काल से ही देख रहे हैं, चमड़ा बनाने और धातु शिल्प ये भी प्राचीन काल से ही है। तो इस समय भी उसकी जो है मांग और वृद्धि ही होने लगी थी। सल्तनत काल के दौरान सिक्का प्रणाली भी जो है, सिक्का बनाने की जो शिल्प है, ये भी एक विशेष प्रकार की शिल्प थी। सल्तनत काल के जो सुल्तान थे, इन्होंने टंका, जीतल, चांदी के सिक्के जारी किए थे। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का विजय कर लिया था, तो इन्होंने सोने के सिक्के, जिसे दिनार कहा जाता था, ये भी जारी किया था, सोने के सिक्के भी जारी किया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का प्रयोग किया था, तो इन्होंने चांदी के भी प्रयोग किए थे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सल्तनत काल में सोने हो, चांदी हो, तांबे हो, पित्तल हो, सभी प्रकार के सिक्के जो हैं जारी किए गए थे। तो इस प्रकार ये भी एक सिक्का बनाने की जो है शिल्प, ये भी एक प्रकार की शिल्प थी और बहुत सारे लोगों को रोजगार पर रखा हुआ था। इन शिल्प के अलावा इस काल की जो तकनीक है सल्तनत काल की, इनकी भी बहुत बड़ी देन है। लोहे के रकाब का प्रयोग जो है, ये दिल्ली सल्तनत की विशेषता है। दोस्तों, ये रकाब जो है, कोई घुड़सवार जब घोड़े पर बैठता है तो आप देखते होंगे कि घोड़े के पेट से लेकर के एक रस्सी निकलती है और उसमें जो है एक जो घुड़सवार होते हैं वो अपने उससे पैरों में फंसाता है ताकि युद्ध भूमि में उसे गिरने से रोके, उसे सहायक होता है। ये इससे पहले चमड़े का प्रयोग होता था और चमड़े के जो रकाब हैं इसे कुषाणों ने लाया था, कुषाण शासकों ने। इससे पहले चमड़े के रकाब का प्रयोग किया जाता था और ये जो है कुषाण शासक की देन थी। आप उसके कुषाणों के जो सिक्के हैं उसमें आप देखेंगे कि कुषाण के शासकों को घुड़सवार के रूप में दिखाया गया है
उसे लंबी जूते के रूप में दिखाया गया, लंबे लंबे कोट में, और घुड़सवार के रूप में उसे पैरों में ये रकाब के जो है पहने हुए दिखाया गया है। इस समय के रकाब जो थे ये चमड़े के बने हुए थे, लेकिन लोहे के रकाब का प्रयोग पहली बार जो है ये सल्तनत काल में ही किया गया था। तो एक तरह से आप इसकी तकनीक को आप देख सकते हैं कि एक अच्छी तकनीक थी। इस समय कवच का उपयोग ये घुड़सवार और घोड़े दोनों के लिए किया जाने लगा था, मतलब सवार घोड़े पर के लिए और उसके सवार और घोड़े दोनों के लिए किया जाने लगा था कवच का प्रयोग। ये कवच वो होता है जिसे कोई योद्धा अपनी मुंह को ढकने के लिए, सर को ढकने के लिए, जो आयरन से बना हुआ, जो धातु से बना हुआ जो मुकुट जैसा होता है, ये चीज आपने देखा होगा। दूसरा, उसके जो सीने पर जो लगाया जाता था ढकने के लिए बुलेट प्रूफ जैसा, तो ये चीज भी थी, तो इसी को कवच कहा जाता है। ये चीज अब धातु के बनने लगे थे और एक मोटी मोटी जंजीरों को लगाया जाता था उसके शरीर पर, तो ये उन्हें युद्ध भूमि में बहुत ही सहयोग करती थी। रहट, ये सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का फारसी पहिया था। ये सिंचाई के लिए रहट जो है ये सिंचाई में उपयोग किया जाता था, सिंचाई में उपयोग किया जाता था। और ये रकाब जो है ये घुड़सवार इसे उपयोग करते थे। दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये शब्द किस चीज से संबंधित है। कवच तो आप जानते ही हैं कि युद्ध भूमि में पहना जाता है। चरखा, ये पहली बार सल्तनत काल में ही ये शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद करघा, ये दोनों जो है चरखा और करघा ये दोनों चीज सल्तनत काल की ही देन है। अब देखिए ये मोटार का प्रयोग आप जानते होंगे। ये मोटार वो होता है, अभी आजकल में देखे होंगे कि घरों को बनाने के लिए ना लोहे की बड़े बड़े रेल की पटरियों जैसा गाटर का उपयोग किया जाता है। इसे गाटर कहा जाता है या मोटार कहा जाता है। ये इसी की देन थी। घरों को पहले उसे चारों कात से क्या किया जाता था, चारों तरफ से उसे एक दीवार खड़ा किया जाता था और उसके ऊपर जो है ये लोहे के गाटर जिसे मोटार कहा जाता है वो रखा जाता था, और इसके ऊपर जो है बलुआ पत्थर जो है बड़े बड़े टाइल्स जैसे आकार के चौकोर टाइल्स इसके ऊपर रखे जाते थे और इसके ऊपर भवन निर्माण किया जाता था। ये छत के अभी के जो है ढलवा छत, ये ढलवा छत नहीं हुआ करता था पहले इस समय, तो यही मोटार का प्रयोग किया जाता था उस समय। साथ ही इस समय मेहराब और गुंबद ये सल्तनत काल की ही देन है। गुंबद आपने देखा था कि पहली बार जो है अलाई दरवाजा में उपयोग किया गया है, अलाई दरवाजा में। इससे पहले आप जो देखते थे हिंदू मंदिरों के ऊपर जो होता था वो हिंदू मंदिरों के ऊपर शिखर होता था। ये मंदिर के ऊपर जो लगाया जाता था ये शिखर होता था, लेकिन मुस्लिम भवन जो है मस्जिद हो या कोई अपने उसके भवन हो पर्सनल भवन, उसके ऊपर जो गुंबद लगाया जाता था वो गुंबद होते हैं। ये पहली बार भारत में अलाई दरवाजा में ही लगाया गया था। मेहराब वो होता है जिसे घर के दरवाजे पर आप ये यदि घर के दरवाजे हैं तो आप देखा होगा कि पहले जो इससे पहले के प्राचीन काल के हमारे मंदिर में जो हुआ करता था या फिर घर द्वार बनते थे या तो चौकोर बनता था या फिर कभी कभी इस प्रकार की डिजाइन दे दिया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में आपने देखा होगा जब से मुस्लिम सत्ता आई थी इसके बाद इसने मेहराब को सजाने लगा था ऐसे, तो इस प्रकार की जब आप घर में देखते हैं इसी को मेहराब कहा जाता है। तो मेहराब और गुंबद का प्रयोग जो भवन निर्माण में है वास्तुकला के क्षेत्र में ये पहली बार सल्तनत काल में ही प्रयोग किया गया था। इससे पहले जो थे इसके तकनीक अलग थे, नाम भी अलग अलग थे, जैसे कि गुंबद के लिए शिखर का प्रयोग किया जाता था। तो ये चीजें थी। इस समय की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में अब दो समाज आ गए हैं। पहले तो केवल हिंदू समाज की चर्चा करते थे हम लोग, लेकिन अब मुस्लिम समाज का भी अलग से करना होगा वर्णन। हिंदू समाज में बहुत कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ था इस समय सल्तनत काल में। जो मुस्लिम हिंदू समाज के जो ब्राह्मण वर्ग थे अभी भी चतुर्वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित थी, ब्राह्मणों को अभी भी सर्वोच्च स्थान ही प्राप्त था। अब एक चीज थी महिलाओं की दशा में जो था, महिलाओं की बात करें तो अब उन्हें एक और चीज बुरी प्रथा आ गई थी, वो है पर्दा प्रथा। अब उन्हें एकांत में रखने के लिए या फिर बाहरी लोगों के संपर्क में आने से उन्हें अपना चेहरा ढकना पड़ता था। ये पर्दा प्रथा इस समय बहुत ज्यादा और बहुत ही तेजी से प्रचलित हुई थी। ये खासकर जो उत्तर भारत के जो उच्च वर्ग के हिंदू थे इसमें बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। ये अरब और तुर्क के आक्रमण से ही भारत में आए थे और ये समाज में उच्च वर्गों का प्रतीक बन गया था। तो ये चीज जो है अरब और तुर्क की ही इसके कारण थे भारत में पर्दा प्रथा लाने के। दूसरा, मुस्लिम महिलाएं भी पर्दा प्रथा करती थी, तो शायद ये उनको देखकर करने लगे थे या फिर ऐसा मुस्लिमों के आक्रमण के डर से
हिंदू अपनी महिलाओं को बचाने लगे थे। तो ये दो कारण हो सकता है। दूसरा, सती प्रथा तो पहले की तरह थी, अब ये ज़्यादा व्यापक रूप से प्रचलित हो गई थी सती प्रथा। तो महिलाओं की स्थिति आप यहाँ पर नीचे गिरते हुए देख सकते हैं, पर्दा प्रथा और सती प्रथा के माध्यम से। दूसरा, इस समय दास प्रथा भी था ही, समाज में दास प्रथा बहुत ही ज़्यादा व्यापक थी, क्योंकि आप देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दासों के लिए एक अलग से बाजार बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार स्थापित किया था इसके लिए, दास और घोड़ों के व्यापार के लिए अलग से। मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज भी ये चतुर्वर्ण व्यवस्था की तरह तो नहीं था, लेकिन ये भी अपनी ग्रुप में बटा हुआ था, जाति विभिन्न प्रकार के नस्ल के आधार पर बटा हुआ था, जैसे कि ईरानी मुसलमान, तुरानी मुसलमान, अफगानी मुसलमान। और सभी लोग एक दूसरे में शादी विवाह नहीं करते थे, काफ़ी कट्टर थे, और इस प्रकार की सभी अलग अलग अपने अपने समूहों में रहते थे। भारतीय मुसलमानों का भी एक समूह था, ये सभी लोग आपस में शादी विवाह नहीं करते थे, ठीक है, सभी का अपना अपना समूह हुआ करता था। गुलामी प्रथा आपने देख ही लिया था, ये अब घरेलू सेवा के साथ साथ कंपनी के लिए भी और विशेष कौशल के लिए भी खरीदा जाता था। आपने देखा था जब किसी गुलाम में विशेष कौशल हो तो उन्हें खरीद लिया जाता था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहां से उसे एक गुलाम मिला था, और इसी को उन्होंने दक्षिण भारत में अभियान के लिए नेतृत्व सौंपकर भेजा था उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। एग्जैक्ट नाम यदि अभी याद नहीं आ रहा है, आपने उसका नाम देखा होगा। दक्षिण भारत का जो है देवगिरी का नेतृत्व किया था, देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था इन्होंने। दिल्ली सल्तनत की कला वास्तुकला, अभी आपने देखा कि इस समय गुंबद, मेहराब, ये ऊंची मीनारें, ये सभी इस्लामिक लिपि, ये सभी दिल्ली सल्तनत के दौरान ही मध्यकाल में ही पेश की गई थी, ठीक है। इससे पहले इस चीज़ों की विशेषता आप नहीं देखते हैं भारत में, न तो गुंबद था, न मेहराब था, न ही कहीं पर ये मीनार बनाई जाती थी। इससे पहले इस्लामिक लिपि भी भारत में उपयोग नहीं किया जाता था। कुतुब मीनार, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो उसके सूफी संत हैं, ये बख्तियार काकी के नेतृत्व में इसे बनवाया था, लेकिन उसे पहली मंजिल बनाते बनाते उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसे बाद में जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिर फिरोज शाह तुगलक के काल में आप देखते हैं कि ये ध्वस्त हो जाता है इसका चौथी मंजिल, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे चौथी मंजिल को हटा करके चौथी और पांचवी, यानी कि अब उसे 5 मंजिल बना दिया था। इससे पहले इल्तुतमिश के समय में ये 4 मंजिलें इमारत ही थी। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आता है तो इन्होंने कुतुब मीनार के परिसर जो है उसमें एक प्रवेश द्वार बनाता है, यही प्रवेश द्वार उसका अलाई दरवाजा कहलाता है। तो इस अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तुगलकाबाद महल का परिसर, ये गयासुद्दीन तुगलक के काल में बनाया गया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किसने बनवाया था, तो मुहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक हौज खास का निर्माण करवाया था। इन्होंने ये फिरोज शाह कोटला का निर्माण भी करवाया था। फिरोज शाह कोटला अभी वर्तमान में ये किला जो है यहीं पर अभी ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड पर दिल्ली में। इस काल में जो है मकबरों का निर्माण आप देख सकते हैं बहुत तेजी से विकसित होने लगा था। इससे पहले भारत में मकबरे नहीं बनाए जाते थे। ये सल्तनत काल की विशेषता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मकबरे की निर्माण की परंपरा कब से विकसित हो गई थी, तो ये सल्तनत काल की विशेषता, और सल्तनत काल के बाद से ही बहुत व्यापक उपयोग किए जाने लगे थे। उसके बाद मुगल काल में भी लगभग सभी शासकों के जो है मकबरे भारत में स्थित हैं उसके। इस काल में संगीत के क्षेत्र में भी बहुत सारी तरक्की हुई थी। संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं, सारंगी और रबाब जैसे ये संगीत वाद्य यंत्र हैं, इस काल में आविष्कार हुए थे। सारंगी और रबाब जैसे संगीत वाद्य यंत्र जो हैं ये सल्तनत काल में ही आविष्कार हुए थे, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अमीर खुसरो जो है ये घोड़ा और सनम, ये 2 राग हैं, इनका आविष्कार किया था। ये एक राग है जिसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने कव्वाली जो है इसका भी आविष्कार किया था। अमीर खुसरो को कव्वाली का आविष्कारक भी माना जाता है। कव्वाली क्या है, ये ईरानी और भारतीय जो है भारतीय संगीत दोनों का मिक्स प्रणाली है, इन्हीं को मिला करके कव्वाली बनाया जाता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने ही किया था। अमीर खुसरो ने सितार का भी आविष्कार किया था दोस्तों। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि ये सारंगी का आविष्कार, रबाब का आविष्कार या सितार का आविष्कार कब हुआ था। ये कव्वाली और घोड़ा और सनम जो 2 राग हैं
इसका भी याद रखिएगा। इस काल में जो शास्त्रीय संगीत की जो रचना है राग दर्पण, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इसे इसे इसका फारसी अनुवाद करवाया था राग दर्पण का। ये हिंदू म्यूजिकल ग्रंथ है, संगीत का ग्रंथ है। इस काल में पीर भोदान एक सूफी संत थे सल्तनत काल में, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि एक संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे, और कब किस काल के थे, तो सल्तनत काल के थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह जो हैं, ये भी खुद भी एक संगीतज्ञ थे। इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसे मन कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मन कौतूहल क्या है या इसकी रचना किसने की थी, तो ये ग्वालियर के राजा थे मानसिंह, इन्होंने इसकी रचना की थी और ये संगीत पर आधारित जो है ग्रंथ है। अब हम संगीत के बाद देखते हैं इस काल की जो साहित्य है उसकी कौन कौन सी रचना हुई थी। इस काल के जो प्रसिद्ध इतिहासकार सब हैं, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी और शम्स सिराज अफीक, इसी सिराज को अफीक भी कहा जाता है, ये इस काल के प्रमुख इतिहासकार हैं। तबकात ए नासिरी, इसकी जो रचनाकार हैं ये मिनहाज उस सिराज हैं। ये 1260 ईस्वी तक के मुस्लिम राजवंशों का इतिहास का विवरण देती है। एक है तारीख ए फिरोज शाही, ये बर्नी द्वारा लिखा गया है और ये तुगलक वंश के इतिहास का जो है ये स्रोत है। अमीर खुसरो, इसने सबक ए हिंद नामक फारसी कविता की एक नई शैली बनाई थी। उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे कि खजैन उल फुतूह नामक ग्रंथ की रचना की थी अमीर खुसरो ने। दूसरा तुगलकनामा और तारीख ए अलाई नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। इसके अलावा उन्हें जो है एक गायक भी थे, इस कारण उसे भारत का तोता भी कहा जाता है। भारत का तोता, इसे तूती ए हिंद भी कहा जाता है, तूती ए हिंद भी कहा जाता है। जिया नक्शबी, इन्होंने सबसे पहले संस्कृत कहानियों का जो है फारसी अनुवाद करना शुरू किया था। इसे तूतीनामा या टुटूनामा कहा जाता है। तूतीनामा जो है पुस्तक पहले तुर्की भाषा में और उसके बाद कई जो है यूरोपीय भाषाओं में बाद में अनुवाद कर दिया गया था। मध्यकाल की रचना है राजतरंगिणी, ये कलहन द्वारा रचित है। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। इसकी रचना जो है कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन इसके काल में की गई थी। अरबनूरी ने जो किताब उल हिंद की रचना की है, इसकी भाषा अरबी भाषा है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक तो सीधे पूछता है कि इसके लेखक कौन है, या फिर आपको मिलान करो के प्रश्न में पूछ दिया जाएगा। कभी कभी इनके भाषा को लेकर के पूछा जाता है कि किस भाषा में रचित थी। हिंदी कवि जो है चंदवरदाई, इसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, पृथ्वीराज रासो के। बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, इसके काल में महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया था। मध्यकाल में ही एक कवि थे कीर्तिवास, इन्होंने संस्कृत जो रामायण जो थी उसका बंगाली में अनुवाद किया था। कीर्तिवास ने बंगाली अनुवाद किया था। दोस्तों तो हमारा जो सल्तनत काल है ये अब अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। हम अगले सत्र में आपके साथ सूफी जो है सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे। आप इस तरह से कर सकते हैं, जो भक्ति आंदोलन का जो काल है, हमारा अगला जो सेशन होगा वो भक्ति आंदोलन पर आधारित होगा। दोस्तों आप यदि सल्तनत काल से संबंधित यदि PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है टेस्ट साथी की ऐप, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप उसे ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो हम लोग अगले सत्र में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।